नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, खुले आसमान के नीचे पके हुए धान के खेतों और हरियाली के बीच बाग बगीचों से टहलते हुए अगर हम धान के खेत के पास आकर के वीडियो बना रहे हैं तो हमें लग रहा है कि शहर की तंग गलियों में स्थित घरों में बैठ करके वीडियो बनाने से कहीं बेहतर महसूस हो रहा है। यहाँ पर धरती की वह सौंधी महक मिल रही है जिसे बचपन में महसूस किया करता था। खुले आसमान के नीचे दूर सुदूर तक हरियाली ही हरियाली, और कहीं गन्ने के पौधे बड़े हो गए हैं, कहीं धान की फसलें पक चुकी हैं, तो कहीं केले के पौधों में फल आ रहा है। दूर दूर तक यही नज़ारा दिखाई दे रहा है। जहां हम खड़े हैं यहाँ पर झाड़ी है और इस झाड़ी में कागजी नींबू के इतने फल लगे हुए हैं जो कि आपको शहरों में नहीं दिखाई दे सकता है। लेकिन आज हम बात इसकी नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच सत्ता के संघर्ष को लेकर के जो कवायद चल रही है, जो घमासान चल रहा है, जो एक दूसरे पर दोषारोपण हो रहा है। हमें लगता है कि आज़ादी के बाद अगर राजनीति का क्षरण का कोई काल आया है तो वह यही दौर है। इसी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर विपक्ष के नेता को बालक बुद्धि कहते हैं और राहुल गांधी की उपलब्धियों को नज़रअंदाज कहते हुए उन्हें पप्पू कहते हैं, बालक बुद्धि कहते हैं, मंद बुद्धि कहते हैं, तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री की सोच पर भी हमें सोचना होगा और उनकी सोच किस तरह की है, वह देश हित में है या देश विरोधी है। साथ ही यह भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा आरएसएस पूरे व्यवस्था के कुएं में ही भंग पड़ गई है। जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ जिस रूप में समाज में जहर घोल रहे हैं, क्या इससे समाज बच पाएगा? क्या इससे समाज आगे बढ़ पाएगा? क्या हमारा भारत जो विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है वह कभी विकसित हो पाएगा? क्या भारत देश का जो सपना है, जो संजोए हुए है, वह सपना साकार हो पाएगा? जैसी सियासत चल रही है हमें लगता है कि ऐसे में तो कोई भी सपना नहीं साकार हो सकता है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बालक बुद्धि राहुल गांधी को कहने के बाद, मंद बुद्धि राहुल गांधी को कहने के बाद, राहुल गांधी ने तो कोई प्रतिरोध नहीं किया। राहुल गांधी भाषा की मर्यादा को समझते हैं, राहुल गांधी राजनीति की मर्यादा को भी समझते हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए नरेंद्र मोदी को बालक बुद्धि नहीं बल्कि बैल बुद्धि साबित करने का प्रयास किया गया है, यह भी अपने आप में बेजोड़ है। एक तरफ विपक्ष का नेता बालक बुद्धि और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का नेता जो देश का प्रधानमंत्री है उसको बैल बुद्धि कहना क्या शोभा देता है? क्या इस देश के 140 करोड़ लोग ऐसी भाषा को पसंद करते हैं जिसमें बालक बुद्धि और बैल बुद्धि का जिक्र हो? क्या इस देश के लोग ऐसी भाषा पसंद करते हैं जिसमें 80% हिंदुओं को ललकारा जाए कि तुम बटोगे तो कटोगे? हम समझते हैं कि ऐसी भाषा हमारे देश में कभी नहीं रही है। भाषा की मर्यादा का हमेशा पालन होता रहा है।
लेकिन सियासी राजनीति के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वहाँ पर सियासत बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। भाषा की मर्यादा और भाषा छोटी हो गई है। सत्ता पाने के लिए सत्ता पक्ष कुछ भी कर सकता है, सत्ता बचाने के लिए सत्ता पक्ष कुछ भी कर सकता है, और सत्ता पाने के लिए विपक्ष भी बहुत कुछ कर सकता है। दोनों में होड़ लगी है अनैतिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे को उठा करके राहुल गांधी को घेरना चाहती है और उन्हें लाजवाब करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए हेट स्पीच देती है, तो उससे बड़ी हेट स्पीच उसे सुनने को मिलती है उसी वक्त सोशल मीडिया के बहाने, भाषण के बहाने या बड़े कद्दावर नेताओं के मुखमंडल के बहाने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालक बुद्धि कब कहा, इस पृष्ठभूमि में थोड़ा जाते हैं। पिछला संसद अधिवेशन जब चल रहा था तो उस समय राहुल गांधी ने हिंदुत्व के मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए शिव, नानक, तथागत बुद्ध की प्रतिमा के फोटो को लेकर के संसद भवन गए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हिंदुत्व को ललकारा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व तो हिंदुत्व है ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिकार किया और कहा कि राहुल गांधी इस देश के हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, हिंदू धर्म को हिंदू धर्म मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन उसी समय राहुल गांधी ने जवाब दिया कि ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हो, हम हिंदुओं के विरुद्ध नहीं हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के विरोधी हैं, आरएसएस के हिंदुत्व के विरोधी हैं। वो आरएसएस का हिंदुत्व, वो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है जो कटने काटने पर आमादा हो जाता है, जो एक कट्टरपंथी स्वरूप ले लेता है, जो 80-20 का खेला करके चुनाव जीतने के लिए समाज का बंटवारा करता है, धर्म और संप्रदाय का भी बंटवारा करता है। तो उसी तरह की ओछी राजनीति आज महाराष्ट्र और झारखंड में हो रही है और एक दूसरे को नीचा ठहराने के लिए हदों को पार कर रहे हैं नेता। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की राजनीति खत्म कर देने के लिए, या यूं कहें कि राहुल गांधी को ही खत्म कर देने के लिए तमाम हेट स्पीच दिलवाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कहा कि राहुल गांधी की आंख निकाल करके लाए तो हम 11 लाख देंगे। किसी ने कहा राहुल गांधी को जमीन के नीचे दफना देना चाहिए, किसी ने कहा कि राहुल गांधी को गोली मार देना चाहिए। और ये सब कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, मंत्री हैं। इनके अलावा भी हेट स्पीच में राहुल गांधी ने बहुत कुछ सुना और सहा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया और जवाब लगभग उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की शब्दों में दिया। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की हत्या करने, राहुल गांधी की जीभ काटने, राहुल गांधी का खात्मा करने का बयान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस प्रमुख हैं वह पत्र लिखते हैं और उस पत्र का उत्तर जेपी नड्डा देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। और उसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कब कब गालियां दी गई हैं, कितनी गालियां दी गई हैं, पूरा इतिहास शुरू से अंत तक का गिनाते हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषा की मर्यादा का कितना उल्लंघन किया है और किस तरह से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाया है, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए 80-20 का खेला खेला है और विपक्ष को मुजरा करने वाली तवायफ की संज्ञा दिया है। इस देश में लगभग 15 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी हेट स्पीच नहीं दी होगी जैसा कि नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। तो इस देश के 140 करोड़ लोगों को, इस देश के 98 करोड़ मतदाताओं को सोचना होगा कि उनका भविष्य, भारत का भविष्य कौन आगे बढ़ा सकता है, कौन इस देश को विकसित भारत बना सकता है, कौन इस देश को समृद्ध भारत बना सकता है, कौन बेरोजगारी का उन्मूलन कर सकता है, कौन गरीबी और जहालत का उन्मूलन कर सकता है, और कौन इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से बचा सकता है, कौन इस देश के संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है, आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का, कट्टरपंथी हिंदू संगठनों का, इन खतरों से संविधान को कौन बचा सकता है, और भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि, भारत की साझा संस्कृति जो कि सदियों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम धर्मावलंबी इस देश में सौहार्द से, प्रेम से, आपस में भाईचारा बना करके रखे हुए हैं, उस भाईचारे पर डेंट कौन लगा रहा है, हमें उनकी पहचान करनी होगी। और हमें इस चीज़ की भी पहचान करनी होगी कि कौन इस देश को विकसित भारत होने के बजाय हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। हमें ऐसे असामाजिक तत्वों, जी हाँ, असामाजिक तत्व हम ऐसे लोगों को कहेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे वो आरएसएस में हो, चाहे वो तमाम हिंदू संगठनों में हो, ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान करनी होगी और उनके वोट पर चोट करना होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 पार सीटें मिल गई होती, 400 पार की तो बात दूर, 370 पार सीटें मिल गई होती, तो वह संविधान को ख़त्म करने की दिशा में आगे बढ़ गई होती। और अब तक चुनाव संपन्न हुए, रिजल्ट आए, 4 जून को रिजल्ट आए थे, लगभग 3 साढ़े 3 महीने बीत चुके हैं। अब तक 400 पार सीटें अगर पाई होती तो भारत को हिंदू राष्ट्र भी बना दिया होता और संविधान का खात्मा भी कर दिया होता और संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू भी कर दिया होता। इस देश के बहुजन समाज के लोगों ने, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2019 में पाई हुई सीटों में से 63 सीटें घटा दिया संविधान के मुद्दे पर, और सरकार एक जर्जर सरकार बनती है, बैसाखियों की सरकार बनती है, जो कि न हिंदू राष्ट्र बना सकती है और न संविधान बदल सकती है, न इस देश की साझा संस्कृति के सामने प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। तो इस देश की जनता ने, इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी ने पहला चैलेंज दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को, अगर सुधरोगे नहीं तो 140 सीटें जो आई हैं, अगली बार यह 40 सीटें हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। लेकिन इस चैलेंज को नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग समझना नहीं चाहते हैं। वह इस बात को भी नहीं समझना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीता जा सकता है, और इसी मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर, सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, राम जन्मभूमि में राम का महिमा मंडन, या यूं कहें कि राम का शिलान्यास, राम मंदिर का शिलान्यास करने के बावजूद अगर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो इसका मतलब है कि धर्म का मुद्दा अब बेमतलब हो गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र सहित राजस्थान और कई राज्यों में उसकी बुरी तरह से हार होती है तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर के अहंकार को, तानाशाही रुख को इस देश ने जनता पर, इस देश की जनता ने ठिकाने पर ला दिया है। लेकिन अगर इसे समझने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार नहीं हैं, भागवत तैयार नहीं हैं, शाह तैयार नहीं हैं, जेपी नड्डा तैयार नहीं हैं,
तो फिर दूसरा झटका जो लगने वाला है मध्यावधि चुनाव के समय। आपको हम बता दें कि मध्यावधि चुनाव अगले 2 सालों में हो करके रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से नीतीश और नायडू को भी ये लोग नाराज़ करके चल रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि बहुत दिनों तक यह सरकार चल सकती है। और जिस तरह से नीतीश और नायडू की मांगों को नज़रअंदाज करके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उनकी औकात बताने का काम किया है, इससे खास करके नीतीश कुमार के खेमे में निराशा का माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, शाह से नीतीश कुमार का संपर्क टूटा हुआ है, संवादहीनता बनी हुई है। नायडू की तरफ से भी संवादहीनता बनी हुई है, और संवादहीनता ही एक तरह से खतरे की घंटी है सरकार गिरने की। हमें लगता है कि मध्यावधि चुनाव में बहुत टाइम नहीं लगेगा। इन 2 राज्यों के चुनाव जो होने वाले हैं, झारखंड और महाराष्ट्र के, इनका रिजल्ट निर्भर कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे चुनाव लड़ने के काबिल रहेगी, केंद्र की सरकार बचाने के काबिल रहेगी या नहीं रहेगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस, शाह और योगी हिंदुत्व की लकीर बड़ी करने के लिए इस देश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं, इस देश को मणिपुर बनाना चाहते हैं, और इस देश को जला देने की प्लानिंग बना चुके हैं। और बटोगे तो कटोगे का नारा दे करके हिंदुत्व के मुद्दे को गरमाने और हिंदुओं को उकसाने का काम किया गया है। और जब हिंदू उकसाए जाएंगे और हिंदू तलवार, भाला, बल्लम, लाठी उठा लेंगे और मुसलमानों का कत्लेआम शुरू करेंगे, तो इसे ओबीसी, एससी, एसटी के लोग देख नहीं सकेंगे। फिर तो गृह युद्ध होना स्वाभाविक है इस देश में, ओबीसी, एससी, एसटी और सवर्ण समाज के बीच। और उस गृह युद्ध को लाने का काम बटोगे कटोगे का नारा देने वालों का माना जाएगा, क्योंकि आरएसएस यही चाहता है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं कि 80-20 का खेला हो जाए। 20% मुसलमान हमें भले ही ना वोट दें, लेकिन 80 अगर 20% नहीं देंगे तो हमें 80% लोग एक मुश्त वोट देंगे, और हमारी सरकार न तो केंद्र में कभी गिर सकती है और न राज्यों में। लेकिन यह फार्मूला कितनी बार आजमाया गया है, यह ब्रह्मास्त्र हिंदुत्व का कितनी बार आजमाया गया है। कभी कभी सफलता भी मिली है, लेकिन लोकसभा 2024 के चुनाव ने आगाह कर दिया है कि अब हिंदुत्व का फार्मूला, राम मंदिर का फार्मूला, राम मंदिर बनाने का फ़ायदा और हिंदुओं के बीच दरार डालने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी एजेंडा काम नहीं आने वाला है। और राहुल गांधी ने जिस एजेंडे को उठाया है, अपनी राजनीति का जरिया जिस तरह से उन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी के हक अधिकार से जोड़ा है, जिस तरह से संविधान बचाने और हिंदू राष्ट्र बनने से बचाने के लिए राहुल गांधी ने अभियान छेड़ा हुआ है, यह बातें जनता में, वोटरों में, 140 करोड़ लोग निवासियों में नीचे तक यह बात पहुंच रही है। और जिस दिन पूरी तौर पर राहुल गांधी की बात पहुंच जाएगी, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ब्रह्मास्त्र काम नहीं आएगा और उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। दरअसल ओबीसी समाज में, ओबीसी, एससी, एसटी समाज में भारतीय जनता पार्टी के मनुवाद ने इन्हें मानसिक रूप से पंगु बना रखा है, और जिस तरह से एक तरह से काला जादू कर रखा है नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए। नरेंद्र मोदी के प्रति ओबीसी, एससी, एसटी में या गरीब समुदाय में, वंचित समुदाय में इतना प्रेम क्यों उमड़ पड़ा, इसको भी जान लीजिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इतना झूठ बोला है, इतने जुमले बोले हैं कि किस तरह से वह एक हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाएंगे जब उनका राज आएगा, किस तरह से
किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी और किस तरह से 2 करोड़ नौकरियां हर साल बेरोज़गारों को दी जाएंगी। ऐसे 50 जुमले 50 झूठ छोड़ करके समाज के हर वर्ग को प्रभावित करने और उनके मन में जगह बना लेने, उनका वोट हासिल करने का जो अभियान नरेंद्र मोदी ने छेड़ा था, अब उसकी असलियत का पता चल चुका है। नरेंद्र मोदी की असलियत का पता चल गया है इस देश के वोटरों को, इस देश की जनता को। एक भी बुलेट ट्रेन नहीं, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं, और एक भी किसान की इनकम दोगुनी नहीं हुई, एक भी बेरोज़गार को नौकरी नहीं मिली, और जिन्हें नौकरी मिले, अग्निवीर कितना कुख्यात हो गया है। अग्निवीर को किस तरह से सेना में जाने में अब दिक्कतें होती हैं, और अग्निवीर की शादियां तक नहीं हो रही हैं, रिश्ते करने के लिए लड़की वाले तैयार भी नहीं हो रहे हैं। तो जिस तरह से अग्निवीर का मुद्दे को छेड़ करके राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है और संविधान को बचाने के मुद्दे पर घेरा है, हिंदू राष्ट्र बनाने के इनके चाल चरित्र चेहरे को उजागर किया है, और जिस तरह से संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी ने तमाम प्रयास किए हैं, और अगर राहुल गांधी प्रयास नहीं किए होते तो आज इस देश में हिंदू राष्ट्र बन गया होता। हिंदू राष्ट्र बनाने की जल्दी इन लोगों को क्यों पड़ी है? क्योंकि आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं, 100वां साल चल रहा है। अगले साल विजयदशमी को, 2025 की विजयदशमी को इनका 100 साल पूरा हो जाएगा। आरएसएस का लाइफ का 100 साल पूरा हो जाएगा, और इस 100 साल तक ये देखना चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, भारत में मनुस्मृति राज स्थापित हो जाए, भारत के अन्य धर्म के लोग दोयम दर्जे के इंसान बन जाएं। लेकिन राहुल गांधी ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है, और जिस तरह से इनके मंसूबों पर पानी फेर करके इन्हें 400 पार या 370 पार आने से रोक दिया है, हमें लगता है कि इनका मनोबल गिर गया है। और अब ये अगर हिंदुत्व को लेकर के, हिंदुत्व को काटने बांटने की बात कह करके वोट हासिल करना चाहेंगे तो इस पर इन्हें वोट नहीं मिल पाएगा, बल्कि काटने बांटने और हिंसा की नीति को अपनाने। और जाहिर है कि आरएसएस हिंसावादी राजनीति सियासत करती है, भारतीय जनता पार्टी उसका मोहरा है, उसे करना ही पड़ता है। हिंसावादी राजनीति, दंगे भड़काना ही पड़ता है, सांप्रदायिकता का खेल खेलना ही पड़ता है, मुसलमानों को काट डालने, मार डालने, नरसंहार करने की बातें कहना ही पड़ता है। तो जो आरएसएस आपराधिक मानसिकता से ग्रसित है, जो आरएसएस इस देश में अस्त्र शस्त्र की पूजा करती है, जो आरएसएस इस देश में हर रोज अपने 65,000 से अधिक शाखाओं में अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देती है और मुसलमानों के खिलाफ भड़काती है, आग उगलती है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ओबीसी और दलित, जिन्हें नीच कहा जाता है, जिन्हें शूद्र कहा जाता है, अछूत कहा जाता है वर्ण व्यवस्था वाले धर्म, मनुवादी धर्म में, तो इनको नीच जातियों से भी परेशानी है कि नीच जातियां सवर्णों का मुकाबला, सवर्णों की बराबरी कैसे कर सकती हैं, सवर्णों के साथ एक ही चारपाई पर गांव में कैसे बैठ सकती हैं। तो इन्हें वर्ण व्यवस्था पुनर्स्थापित करने की चिंता लगी हुई है, ताकि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हमेशा नीच, शूद्र और अंत्यज बने रहें। लेकिन राहुल गांधी इनके प्रश्न को उठा करके बड़ा कर रहे हैं और ओबीसी की लकीर को बड़ा कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जो वोट नरेंद्र मोदी को ओबीसी, एससी, एसटी का मिलता था, वह वोट अब राहुल गांधी को मिलेगा, और भावी प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी हमारे सामने विद्यमान है। और जिस तरह से वह संविधान बचाने, राष्ट्र बचाने और इस देश की साझा संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देना होगा और उनका हाथ मजबूत करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।